अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। चले जी, अब कोई ना इंक्रीज डिक्रीज खेलते हैं, ये भी कॉस्ट में बहुत ज्यादा है। लिखें सवाल। दो हजार बाईस की सेल्स 2022 की सेल्स 150 मिलियन। इट विल इंक्रीज बाय 12% नेक्स्ट ईयर। 2023 की सेल्स बताएं कितनी होगी। दो हजार बाईस की सेल्स कितनी? 150। 2023 की सेल्स इससे 12% ज्यादा होगी, तो 150 मिलियन का 12% क्या बना? 18 मिलियन। यानी 2023 की सेल्स 168 मिलियन। अच्छा, अब जो काम कर रहा हूं ना, बस मुझे खुशी हो जाएगी, बस तसल्ली करना चाह रहा हूं कि आप सब इस बात को पिक कर रहे हैं। आप ये फिगर निकाल सकते हैं 150 मिलियन को 1.12 करके। अरे वाह, जबरदस्त। सारे 1.12, वो दूसरे मल्ले वाले भी। हाँ जी, 1.12। चलो सही है। अगला सवाल लिखें। 2022 की सेल्स 200 मिलियन, 200 मिलियन। it will decrease by 15%, 15%। 2023 की सेल्स बताएं। ठीक ठीक। इसको 15% कम करना है, तो इंटू 0.85 17। ये भी ठीक है सारे? चलें अगला देखते हैं। लिखें सवाल। अब मैं ये चीजों को, इन दोनों चीजों को मिक्स कर रहा हूं। सेल प्राइस फॉर 2020, सेल प्राइस फॉर 2020 वॉज 180 रुपए, 180, 180 रुपए, 180। इट विल इंक्रीज बाय 8% इन 2021 एंड 15% इन 2022। फॉर 2023 it will decrease by 5%।
आपसे रिक्वायर्ड है 2021, 22, 23 की सेल प्राइसेस, 21 की भी, 22 की भी, 23 की भी सेल प्राइसेस बता दें। कर लें। हाँ जी, डन। अच्छा, अब जब एक साल अगला साल, मतलब अब ये सीढ़ियां बन रही है ना, तो बस फिर ये इस तरह से है, ये इधर, फिर ये यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यानी हर अगले कदम से चेंज करना है। तो 2020 की प्राइस 180, 2021 में ये बढ़ जाएगी, किससे 8% बढ़ेगी? 180 से। तो 180 को 1.08, 194.4, फिर 15% बढ़ेगी, कहां से? 194 से। टू 23.56, और फिर 5% गिर जाएगी, कहां से? यहां से। टू 2.38। ये भी सबको ओके? अरे एक दिन में कितने इंप्रूव हो गए आप? चलें और लिखें। दो 2022 की सेल्स, 2022 की सेल्स 720 मिलियन, और 2023 की सेल्स 900 मिलियन, 900 मिलियन। आपसे रिक्वायर्ड है कि 2023 में सेल्स कितने परसेंट ग्रो कर गई हैं। कितने तेज हो गए यार। हाँ जी, डन। तो ये जो अब मैंने पूछा है ना, ये इसका उलट है। यानी जैसे जैसे ये था 150 से 168 तक कैसे पहुंचे? 150 को ऐसे किया और 168 तक पहुंचे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, तो इसको इससे डिवाइड कर लें तो 1.25 आ जाएगा। 2 नहीं, 900 डिवाइडेड बाय 1.25, यानी 25% बढ़ा है। यही जो यहां काम किया था उसी का मैंने रिवर्स पूछा है। अच्छा, ये जो सारी कैलकुलेशन करा रहा हूं ना कॉस्ट में, ये बहुत ज्यादा होनी है कैलकुलेशन। मैं तो आपको बस एक क्लास में सारी इकट्ठी करके बता रहा हूं, ताकि आगे जब कभी भी आपको ये परसेंटेज वाली बात मुश्किल लगे तो मैं आपसे कहूंगा जाओ रजिस्टर घर जाके खोलो दोबारा, और लेक्चर 3-4 में जाके देख लो सवाल किए थे। परसेंटेजेस बहुत करनी है इस्तेमाल कॉस्ट में। 25% ओके।
चलें जी और लिखें। दो हजार तेईस की सेल्स हैं, 2023 की सेल्स हैं 504 मिलियन, 504 मिलियन, 504 मिलियन। इट इज 12% हायर देन, 12% हायर देन लास्ट ईयर। 2022 की सेल्स बताएं। हाँ जी, 4 2023 की सेल्स क्या बताइए? 504। जब ये 150 मिलियन की फिगर बताई थी मैंने और कहा था कि ये 12% इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, इसका आंसर क्या बोल रहे हैं आप? 450। और ये कैसे बनाया? 504 को, अच्छा जी, ऐसे नहीं किया किसी ने? हाँ, तो किसी ने ऐसे किया है, किसी ने ऐसे किया है। हाँ जी, नीचे वाला ना, आंसर तो फर्क आएगा, आंसर दोनों का डिफरेंट होगा। तो अब इनमें से कौन सा सही है? ऊपर वाला। अच्छा, फासले के एतबार से तो एक ही बात है, लेकिन मेरे दोनों जुमलों पे गौर करिएगा। चेयर मुझसे 10 फुट दूर है। दूसरा जुमला, मैं चेयर से 10 फुट दूर हूं। फासला तो एक है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? रेफरेंस, यानी स्टार्ट कहां से करना है, चेंज हो रहा है। जब मैं कह रहा हूं कि
मैं चेयर से 10 फुट दूर हूं तो वो बेस है, और जब कह रहा हूं कि चेयर मुझसे 10 फुट दूर है तो फिर मैं बेस हूं। तो जब परसेंटेजेस से बढ़ाना या कम करना है तो फिर देखना होता है कि बेस क्या है, यानी शुरू कहां से हो रहा है। जो बेस है ना वो 100 है। जैसे जब मैंने कहा कि 2022 की सेल्स 150 हैं, यहां से 12% बढ़ जाएंगी तो वो 100 था, ये 112 था। जब मैंने कहा कि ये 200 हैं, यहां से 15% कम हो जाएंगी, वो 100 है, ये 85 है। अब मैंने कहा है कि ये 504 है, जो उससे 12% ज्यादा है, ये जुमला बोला है मैंने, वो बेस है, वो 100 है, ये 112 है, ये सही है। इसमें क्या गलत हो रहा है? इसमें जब आप 0.88 से मल्टीप्लाई करें ना तो आप इसको 100 मान रहे हैं और इसमें से 12% कम करके वहां जा रहे हैं। तो जब परसेंटेज कम ज्यादा करनी है तो यह देखना होता है कि बेस शुरू कहां से करनी है, तो जो बेस है वो 100 है। तो इन दोनों मिसालों में मैं 2022 बता के वहां से 23 ले जा रहा था, ये 100 था, बढ़ रहा था ये 100, ये 112, कम हो रहा था ये 100, ये 85। लेकिन अब मैंने आपको बताया 504 है, लेकिन बेस 2022 को कहा है मैंने कहा कि ये 1504 उससे देन 12% ज्यादा है, तो वो 100 है, ये 112 है। ओके, चलें, ये परसेंटेजेस बहुत हो गई और बस ये बेसिक्स बहुत है। अब हम आते हैं ऑफिशियली कॉस्ट पे। नूर किधर गया? ये करना है मैंने ऑन, इसका रिमोट नहीं मिल रहा मुझे तो। अस्सलाम वालेकुम।
इधर गायब हो जाते हैं भाई, ये चेंज हो गई, कहीं और होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मैंने ना आप के इस पेपर को अपनी बुक में 13 टॉपिक्स में बांटा हुआ है, 13 चैप्टर्स में बांटा हुआ है, और ये मैंने उसी हिसाब से रेफरेंस दिए हुए हैं। यानी मैंने जो जो आई कैप का सिलेबस का ग्रिड है, ये मैंने उसी हिसाब से ही तोड़ तोड़ के रेफरेंस दिए हुए हैं। और स्ट्रक्चर आप तकरीबन ऐसे समझ लें कि 100 मार्क्स में से, ये मैंने शुरू में बताया था, चलो कोई नहीं, दोबारा देख लें। ये नूर पढ़ा जा रहा है, इसमें एमसीक्यूज नहीं होते इसमें ना। अच्छा, ये कुछ लाजमी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ये है कि 6 होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, 6 को लाजमी नहीं है लेकिन रूटीन कुछ ऐसी सी है, और 3 होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। और लॉन्ग क्वेश्चन 15 से 20 मार्क्स ईच है, और शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स तक का है। इसमें ऐसा भी कोई लाजमी नहीं है कि ये मुश्किल वाले टॉपिक से आएंगे, ये आसान वालों से होंगे। ये मुश्किल से भी हो सकते हैं, आसान से भी हो सकते हैं, इनमें भी आसान आसान टॉपिक हो सकते हैं। आइडियली पेपर होना बैलेंस चाहिए, यानी अगर कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत मुश्किल है तो फिर बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आसान भी होंगे। बस वो बच्चे जो जज्बात बिल्कुल छोड़ देते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी आपने सुना होगा अपने बड़े बूढ़ों से, पेपर बहुत मुश्किल था, तो उसमें भी ना एक रास्ता फरार का था कि तकरीबन कोई 40 प्लस नंबर बहुत आसान थे। तो जिन बच्चों ने मुश्किल पे ही गौर करके हिम्मत हार दी, तो वो उन 40 नंबर को ठोकर मार के आए। तो इसलिए पेपर बैलेंस होता है। सिलेबस को मैंने जिस तरतीब से चलाना है ना, मेरी समझ के हिसाब से मुझे वही तरतीब बेहतर लगती है। या तो आप खुद इतने काबिल हो जाएं कि आप सारा कुछ खुद ही पढ़ सकें बगैर किसी टीचर के, तो आपको जो बेहतर लगता है वैसे कर लें। लेकिन अगर नहीं, जो कि यकीनन नहीं, तो फिर टीचर को फॉलो कर लें। तो जो आपके बड़े बूढ़े नहीं, आप ही के इर्द गिर्द बसने वाले जो बाकी बच्चे आपको मशवरे दें, तो उनको को भाई पहले तो अपना पेपर पास कर जाके फिर मुझे बता। तो आपके हॉस्टल फेलोज, आपके वैसे दोस्त जो इस सब्जेक्ट में आपसे सीनियर हैं, वो आपको अलग अलग मशवरे भी देंगे, कुछ जो है वो शर भी फैलाएंगे। तो इसलिए बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से जो मुझे बेहतर लगता है, मैंने उस हिसाब से तरतीब बनाई है, और मैंने सब लोगों को साथ लेके चलना होता है। तो जो एक्सट्रीम किस्म के चीते चीतियां हैं, उनको ये भी लग सकता है बाज़ औक़ात कि ये तो बहुत स्लो है, क्योंकि मैंने इंसान के बच्चों को भी पढ़ाना है। और जो ऑफिशियली इंसान के बच्चे ही हैं, लेकिन वो इतने स्लो लर्नर हैं नहीं, वो अपने आप को इतना चोचा मोचा समझते हैं कि हमारे सर हमें बिल्कुल नर्सरी प्रेप की तरह आराम से, मेरे बच्चे ऐसे, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे लेके चलेंगे। उनको लगेगा कि पता नहीं हम कहां दौड़ लगा रहे हैं। तो टीचर का जो भी लेक्चर प्लान होता है, वो उसके एक्सपीरियंस, उसकी सोच, उसकी स्ट्रेटजी के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल होता है, उस टीचर के हिसाब से। अब जो बच्चों को लगे कि ये बहुत बेसिक लेवल का है, तो वो ये यकीन कर लें कि बाकी लोगों को भी पढ़ाना है। लेकिन पढ़ाऊंगा सारा, गहरी बातें भी बताऊंगा। वो आपको खैर जब पढ़ाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं कुछ बहुत जब ऊंची बातें करता ना, तो मैं कह देता हूं कि सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कमजोर दिल हजरात छोड़ देना, ना करना है इसको। तो मैंने एक्सट्रीमली चीते चीतियों को भी बताना है। जो जैसे भी टेढ़े मेढ़े सवाल करें, बेशक करें सवाल क्लास में। जो मुझे लगेगा कि क्लास में उसका फायदा है, मैं क्लास में जवाब दूंगा। जब मुझे लगेगा कि क्लास में बाकी लोगों के लिए नहीं है, तो मैं उसको कहूंगा क्लास के बाद पूछ ले। और जिन बच्चों को लगे कि हम बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो उनमें कोई फ्लॉ है और उनको थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तेजी से पढ़ा रहा हूं
तो फिर तो मुझे जून में कोर्स खत्म कर देना चाहिए ना। अगर नहीं हो और एक्स्ट्रा क्लासें भी हो तो फिर तेजी से तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए जिन बच्चों को लगेगा कि ये बहुत तेजी से कोर्स चल रहा है तो वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर आप टीचर पे भरोसा करते होंगे तो टीचर के हिसाब से जो उसको बेस्ट लगता होगा उसके साथ साथ चल लें। तो ये ग्रेड्स हैं। और 35 से 45 नंबर का मतलब है कि 40 नंबर तो पूछता ही है इसमें से। ये जो दो रेंजेस लिखी हुई है ना, तो इनके दरमियान दरमियान में ही कहीं होता है। जैसे लास्ट टाइम इसमें से 35 नंबर पूछे थे और दूसरे में से गालिबन 30 पूछे थे और तीसरे में से 35 पूछे थे। तो ये रेंज के अंदर अंदर ही रह रहा होता है। इसमें जो सबसे मुश्किल ग्रेड है वो ये। और चूंकि ये मुश्किल है तो आपको भी इस काबिल पहले होना पड़ेगा कि आप यहां तक पहुंच सके। तो इसलिए ये एंड पे ही मुमकिन है करवाना। बस इस दफा मैं थोड़ा सा डिफरेंट ये काम कर रहा हूं कि पहले एक्स्ट्रा क्लासेस मैं एंड पे करता था कॉस्ट की, FR1 को पहले करता था। इस दफा मैंने आपको कहा था कि मैं आपका मई का महीना जो है वो कॉस्ट को जरा थोड़ा सा दौड़ाऊंगा ताकि एंड तक पहुंचते पहुंचते ये काफी कवर हो चुका हो। ये थोड़ा सा इस दफा मैं चेंज करूंगा पिछले पेपर्स के हालात को देखते हुए। अदरवाइज मैंने तीसरा ग्रेड बेटे कराना तो आखिर में ही है। तो आप में से वो वेल इन्फॉर्म्ड बच्चे या वो तजुर्बेकार बच्चे जो पेपर देते चले आ रहे हैं तो और उनको लगता है कि इनको ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू में कराना चाहिए, तो मैंने शुरू में ही करा दिया तो उल्टियां करने लग जाएंगे आप लोग। तो इसलिए आप लोगों के हिसाब से आपको जब समझूंगा इस काबिल पहुंचाऊंगा तो यहां तक लाऊंगा। तो इस सारी बात का कंक्लूजन ये है कि टीचर पे भरोसा करके सब्र से चलें, लेकिन चलें। अगर क्लास में भी नहीं ध्यान से बैठेंगे, होमवर्क भी नहीं करेंगे तो फिर नहीं होंगे पास। और जिन बच्चों की अभी अटेम्प्ट ही पहली है कैफ की, तो पीआरसी में तो वो क्लिक क्लिक करते आए हैं। अब आपने लिख लिख करना है, बड़े बड़े सवाल प्रेजेंट करने हैं, तो उसके लिए ना लिख लिख के प्रैक्टिस होमवर्क की करेंगे तो इस काबिल बनेंगे। अगर आप होमवर्क दूं और आप सवाल पढ़ें और बुक में से सोल्यूशन देखें हाँ ठीक हुआ है, तो आपको मैंने रिव्यू असाइनमेंट तो नहीं दी है कि देखो मेरी बुक ठीक है कि नहीं। तो आपको जो होमवर्क दिया करूंगा वो आपने लिख के करना है सॉल्व। बाकी क्लास टेस्ट हैं और जो क्लास में लेक्चर पढ़ाया होगा, बेहतर तो ये है कि क्लास के किए हुए सवाल घर जाके दोबारा करें। जो क्लास में तो मैं करता हूं, तो घर जाके दोबारा करें, फिर होमवर्क करें। ये करते रहें, कॉन्सेप्ट समझते रहे, ना समझ आए पूछते रहें, हो जाएंगे पास इंशाल्लाह, क्यों नहीं होंगे। और क्या, बाकी बच्चे पीएचडी करके आ रहे होते हैं, आप जैसे ही होते हैं। तो इसलिए जैसे चलाऊं साथ साथ चल लेना। सुस्त होके पीछे रह जाएंगे और आपको अचानक जून में ख्याल आएगा कि चलो पढ़ लेना चाहिए, और फिर सारा कुछ उस खास तौर पर ऑनलाइन वाले बच्चे, ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं ना, शुरू शुरू में ना बड़ी हंसी भी आती है आप पे। अभी शुरू शुरू में ग्रुप में मैसेजेस आ रहे होते हैं, लेक्चर किधर है, क्यों नहीं अपलोड हो रहा, कितने बजे लेक्चर अपलोड होता है। दूसरा कहता है जी 8 बजे होता है, 8 तो बज के क्यों नहीं हो रहा लेक्चर अपलोड। और मेरे ख्याल में महीना गुजरेगा और आप लोग 15-15 लेक्चर पीछे चल रहे होंगे। तो ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चे खास तौर पे साथ साथ चलोगे तो बेटे कंट्रोल रहेगा, वरना नहीं होगा हैंडल जुलाई में जाके। तो ये 3 ग्रेड्स हैं, इनकी मैं शक्लें आपको दिखा रहा हूं। याद तो आपको कुछ रहना नहीं है, लेकिन चलो ऑफिशियली मैंने आपको शक्ल तो दिखा दी कि मैंने सिलेबस को 13 चैप्टर्स में बांटा हुआ है और आखिरी ग्रेड मैं सबसे आखिर में कराऊंगा। बाकी दोनों ग्रेड्स वो फिर मिक्स ही कराऊंगा, कभी ग्रेड 1 में होऊंगा फिर 2 में चला जाऊंगा, लेकिन तीसरा ग्रेड मैंने सबसे आखिर में करवाना है। और ये शायद आपसे ग्रुप में शेयर करवा दिया हुआ है मैंने, ये हुआ मैं ग्रुप में शेयर, चलें कर देंगे आपसे शेयर। तो ये सिलेबस का ग्रेड है और ये पेपर का स्ट्रक्चर है। अब आपको इसमें से कुछ पूछना है तो पूछें, फिर मैं चैप्टर 1 इन्वेंट्री वैल्यूएशन से शुरू करता हूं। और ये हर गुजरती अटेम्प्ट में एग्जामिनर इसको और तगड़े से तगड़ा करता जा रहा है, तो हम भी थोड़ी मेहनत फिर दफा और बढ़ा लेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन से शुरू करने लगा हूं। आपने इस ग्रेड के हवाले से, या अगर आप तजुर्बेकार हैं तो स्ट्रेटजी के हवाले से, या लोगों से सुन सुना के आए हैं तो उस हवाले से कोई रिजर्वेशन है तो पूछें, ताकि तसल्ली करा के फिर आगे चलूं। हाँ जी, नहीं भरोसा तो करके चलें, लेकिन मेहनत भी करनी है। चल ठीक है जी। इनमें कुछ आसान आसान चैप्टर भी हैं, कुछ बहुत मुश्किल हैं, लेकिन पेपर बहरहाल बैलेंस होता है। तो पहले ग्रेड में ये चैप्टर 1 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यहां से इंशाल्लाह शुरू कर रहा हूं मैं। सारे करने हैं, ऊपर वाले नीचे वाले भी।
चलो कर दो यार। क्यों तो रहा है? अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये मैंने अपनी बुक में चैप्टर 1 रखा हुआ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक। पता नहीं क्या वजह है, जब से पढ़ा रहा हूं ना मुझे इस सवाल का जवाब हमेशा यही मिलता है। इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक। अच्छा, स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री होती क्या है? बिजनेस ने गुड्स बेच रही हैं। अच्छा, जब तक गुड्स बिक नहीं जाती और हमारे पास मौजूद हैं जिस भी शक्ल में, वो इन्वेंट्री है। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो किस शक्ल में होंगी? गुड्स ही होंगी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो गुड्स भी हो सकती हैं और गुड्स से पहले की अधूरी अधूरी शक्लें भी हो सकती हैं। तो इन्वेंट्री वो है जो बिजनेस के पास किसी भी वक्त स्टोर में पड़ी हुई चीजें मौजूद हैं किसी भी शक्ल में। जैसे अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो इसमें इन्वेंट्री गुड्स की शक्ल में होगी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? जिसमें मटेरियल खरीदते हैं, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में गुजरता है और फिर वहां से गुड्स बनती हैं। ये शायद मैंने पहली क्लास में बताया होगा। तो इस बिजनेस के पास गुड्स स्टोर में, यानी गुड्स की शक्ल में भी हो सकती हैं, फिनिश गुड्स कह लेंगे उसको। और वो मटेरियल जो अभी मशीन में डाला ही नहीं है उसको हम रॉ मटेरियल कह देते हैं, वो भी हो सकता है। और काम तो 24 घंटे चल रहा होता है। तो किसी एक वक्त में मशीनों के अंदर जो आधा अधूरा मौजूद है, जैसे अगर ये कपड़ा था और ये गारमेंट्स हैं, तो मशीनों के अंदर कुछ कपड़ा कटिंग की शक्ल में होगा, कुछ स्टिचिंग हो रहा होगा, कुछ पे भी बटन लग रहे होंगे। तो वो जो आधी अधूरी शर्टें हैं जो इसके अंदर पड़ी हुई हैं उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की शक्ल में भी हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस की शक्ल में भी हो सकती है और फिनिश गुड्स की शक्ल में भी हो सकती है। तो इन्वेंट्री होती है कि बिजनेस के पास पड़ी हुई गुड्स जो उसने इवेंचुअली बेचनी है, जो किसी भी वक्त उसके पास पड़ी हुई हैं, वो इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री गुड्स, वर्क इन प्रोसेस या रॉ मटेरियल जो बिजनेस के पास है किसी भी वक्त, वो इन्वेंट्री है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री जो किसी भी वक्त पड़ी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री उसको कह रहे हैं जो ईयर एंड पे पड़ी हुई है। अच्छा, जितनी भी छोटी मोटी इन्वेंट्री इंट्रो टू अकाउंटिंग में पड़ी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री का क्या रोल है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां लिखते हैं? कहां क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते हैं और एसेट्स में लिखते हैं। किस अमाउंट पे? उसको कहते हैं वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या होती है ये वैल्यू? लोअर ऑफ कॉस्ट, और एनआरवी क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, अब ऑनवर्ड करने ये लगा हूं कि कॉस्ट पढ़ेंगे, पूरी तफसील कॉस्ट की पढ़ के फिर एनआरवी पढ़ाऊंगा। तो अब मजीद तफसील में चलते हैं और मैं पढ़ाता हूं कि कॉस्ट क्या होती है। अब इस पे करते हैं बात, यहां का एक रिकैप। अच्छा, मैं ना पूरी कोशिश करूंगा जहां तक मुझसे मुमकिन हुआ कि जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूंगा ना, एक पूरा फ्लो बना के चलूंगा, उसमें बार बार मैं चैप्टर का रिकैप भी दे सकता हूं। अभी तक बताया आपको कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री होती है बिजनेस के पास पड़ी हुई गुड्स, चाहे फाइनल शक्ल में चाहे किसी कच्ची शक्ल में, किसी भी वक्त जो बिजनेस के पास मौजूद है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री वो है जो ईयर एंड पे मौजूद है। अब इस क्लोजिंग इन्वेंट्री को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो भी करना है। किस अमाउंट पे? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग। क्या होगी वैल्यू? इन दोनों में से लोअर, यानी साल के एंड पे जो इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद होगी उसकी हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और एनआरवी कैलकुलेट करेंगे, और जो दोनों में से लोअर है उस फिगर पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आनी चाहिए। तो अब अगला सफर शुरू करते हैं कि कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो मैं आपको पहले पढ़ाने लगा हूं कॉस्ट। जब तक मैं एनआरवी की हेडिंग नहीं डालता तब तक सारी डिस्कशन कॉस्ट से रिलेटेड होने लगी है। कॉस्ट पे करते हैं बात, काफी सारी बात होगी इस पे, लेकिन जब एनआरवी की हेडिंग डलेगी तो फिर ये डिस्कशन खत्म हुई होगी। अच्छा, इसमें देखिए मैं ना अभी लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लिखा है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लिखा अभी। क्या फर्क है? तो कुछ है फर्क, लेकिन जब मैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखूंगा तो बताऊंगा मैंने अलग हेडिंग क्यों दी थी। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? जो किसी भी वक्त बिजनेस के पास पड़ी हुई चीजें उनकी कॉस्ट क्या होती है ये बताने लगा। इनकी कॉस्ट क्या होगी डिपेंड करता है कि इन्वेंट्री किस शक्ल में पड़ी हुई है। इसकी कॉस्ट मैंने ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश्ड गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल ये एक साथ बता रहा हूं, और वर्क इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बल्कि नहीं सॉरी, फिनिश गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो मैं अलग बताऊंगा। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी डिपेंड करता है कि इन्वेंट्री किस शक्ल में है। अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इन्वेंट्री तो है ही बस गुड्स की शक्ल में, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो मैंने इन दोनों को एक शाख में इसलिए लिखा है कि दोनों का आंसर सेम है। यानी जो मैंने इसके लिए सिखाना है वो इसके लिए भी है, इसलिए मैंने एक शाख में लिख लिया। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं तो उसका जवाब मैं यहां लिखूंगा। अच्छा, मैं ये बात ना अभी अंग्रेजी में लिख दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ जबानी बोल रहा हूं। इन्वेंट्री की कॉस्ट अभी मैं लिख दूंगा। इन्वेंट्री की कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यह है कि इन्वेंट्री
हमारे पास जहां और जिस शक्ल में पड़ी है वहां तक लाने के लिए, संभाले रखने के लिए नहीं, वहां तक लाने के लिए कितना कितना खर्चा हुआ था, यह कॉस्ट है। यह अंग्रेजी लिख दूंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। इन्वेंट्री चाहे किसी भी शक्ल में हो, जहां और जिस शक्ल में पड़ी हुई है वहां तक लाने के लिए कितना कितना खर्चा हुआ था, वो इस इन्वेंट्री की कॉस्ट है। ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स स्टोर में पड़ी हुई हैं, स्टोर में लाने तक क्या क्या खर्चा हुआ था? शुरू से शुरू करते हैं। खरीदा था, फिर लेके आके यहां रखा था, बस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रॉ मटेरियल स्टोर में पड़ा हुआ है, यहां तक लाने के लिए क्या क्या खर्चा हुआ था? खरीदा था, लेके आए थे। तो दोनों में चूंकि सेम काम है, खरीद के लाके रखा है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ बना दिया। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स जिस स्टोर में पड़ी हैं वहां तक लाने में क्या क्या खर्चा हुआ? मटेरियल खरीदा, खरीद के लेके आए, फिर उसको मशीन में डाला, फिर मशीन के अंदर जो भी प्रोसेस चला, बिजली, लेबर, सारे खर्चे आए, फिर फिनिश गुड्स बनाए। तो इस शक्ल की इन्वेंट्री की कॉस्ट बस ये है, यानी कॉस्ट ऑफ परचेज है, बस परचेज करके लाना। और इस शक्ल की इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, फिर इसमें साथ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और फिर इसमें साथ एफओएच। और आइंदा कभी काम आएगी ये बात, इन दोनों को कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। तजुर्बेकार बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, कन्वर्जन कॉस्ट पीआरसी में पढ़ा हुआ है, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, इसमें टाइम जाया कर रहा हूं नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स स्टोर में पड़ी हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि उन फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या है। तो उन फिनिश गुड्स की कॉस्ट है जो उन पे अब तक खर्चा लगा था, इतने रुपए का मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, इतने रुपए लेबर के लगे थे, इतने रुपए एफओएच लगे थे, तो टोटल इतनी कॉस्ट बनी थी। ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल है, स्टोर में पड़ा हुआ है, यहां तक लाने में क्या खर्चा हुआ था? खरीद के ला के रखा था, बस। तो इनकी कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ दिस, इनकी कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ दिस। अब चलते हैं इनकी और डिटेल में, यह दरख्त बना लें, फिर आगे तफसील में चलते हैं। और ये दरख्त बनाने के बाद अपने अल्फाज में एक बात ये लिख लें कि वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट हम प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, अभी नहीं। एक चैप्टर पढ़ाना है प्रोसेस कॉस्टिंग, तब पढ़ेंगे। दोबारा, ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री यही होती है, इसकी कॉस्ट बिल्कुल पढ़ाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इन्वेंट्री तीन होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल ये बताऊंगा, फिनिश गुड्स ये बताऊंगा, वर्क इन प्रोसेस इस चैप्टर में नहीं बताऊंगा, वो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग नामी चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करना हम अभी नहीं पढ़ रहे, प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, ये ना बस एक स्टार्टिंग ढांचा है, अभी आगे इनकी तफसील चलनी है। ये मैंने सिर्फ एक कह लें नक्शा बताया कि हम करने क्या लगे। इसकी कॉस्ट निकालने के लिए इसकी बहुत सारी तफसील बतानी है, इसकी कॉस्ट निकालने के लिए इसकी थोड़ी बहुत तफसील बतानी है। तो अब ये हमारे लिए नेक्स्ट प्लान है कि हम ये करने क्या लगे। तो अभी जो मैंने जबानी बताया था, पहले उसकी अंग्रेजी लिख देता हूं। ये इसी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की हेडिंग में ही जस्ट एक अंग्रेजी लिख रहा हूं।
ये जो भी जबानी बात कर रहा था ना, ये वो लिखी है कि इन्वेंट्री जिस भी शक्ल की है, इन्वेंट्री एसेट होता है हमारा, जिस भी शक्ल की है, जो अभी जगह और उसकी शक्ल, लोकेशन और कंडीशन, प्रेजेंट, अभी अभी इस वक्त जहां और जैसे पड़ी हुई है वहां तक लाने के लिए, ब्रिंगिंग, जो भी जरूरी खर्चे हुए थे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, वो सब उसकी कॉस्ट का हिस्सा है। हाँ जी, इतना लिखा लिखा। अब इसका फ्लो दोबारा, इन्वेंट्री बिजनेस के पास किसी भी वक्त पड़ी हुई चीजें किसी भी शक्ल में, चाहे वो रॉ मटेरियल की शक्ल में, चाहे वर्क इन प्रोसेस है, चाहे फिनिश गुड्स है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वो जो किसी भी वक्त है, अगर वो ईयर एंड है तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस वैल्यू पे आएगी? वैल्यू, वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। और चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो हम वो वैल्यू कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। और उस वैल्यू में कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से लोअर, तो पहले मैंने पढ़ाना शुरू की है कॉस्ट, और अभी मैंने फिलहाल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लिखा है। यानी किसी भी वक्त पूरे साल में स्टोर में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जाग रहे हैं, पूरे साल में किसी भी वक्त जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी कॉस्ट जानना चाहें तो वो ये कि वो इन्वेंट्री जिस हालत में पड़ी है, जहां पड़ी है, वहां तक लाने के लिए, ब्रिंगिंग, संभाले रखने के लिए नहीं, ब्रिंगिंग, लाने के लिए जो भी जरूरी खर्चा होगा, फ्यूचर टेंस होगा या हुआ था, पास्ट। ये बात आपको एनआरवी कैलकुलेशन में दोबारा बताऊंगा। कॉस्ट पास्ट है, एनआरवी फ्यूचर है। तो पास्ट यानी हुआ था, वो सारा खर्चा जरूरी है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, वो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। अब यही वाला असूल जब इस पे लगाऊंगा तो उसमें क्या क्या मिसालें शामिल होंगी वो बताऊंगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करा के फिर इस पे आ जाऊंगा। यही वाला असूल, कौन सा वाला असूल? वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। जब इस पे लगाऊंगा तो क्या क्या शामिल है, फिर इस पे आऊंगा। तो पहले अब मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं यहां से कि अगर ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल है और उस इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो इस प्रिंसिपल के तहत क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं खर्चों की, ये बता रहा हूं अब। आज कौन सा रोज है? 18। अच्छा, वैसे तो मैं थोड़ा टाइम लेता हूं, पहले आपको यकीन तो आ जाए कि मैं कॉस्ट पढ़ाऊंगा, फिर करता हूं ऐसी बातें। लेकिन अभी दिन कम है तो इसलिए ना एक नसीहत बड़ी जोर की दिल कर रहा है करने को, बस ये कल पढ़ाऊंगा। जो सामने बैठे हुए बच्चे हैं ये हैं कुछ दिनों तक इंशाल्लाह, वही कह रहा हूं ना, थोड़ी जल्दी बोलना पड़ रहा है मुझे क्योंकि दिन कम है।
आप लोग आई कैप के सारे रूल्स मानते हैं, है ना? क्यों मानते हैं? क्यों मानने पड़ेंगे? अच्छा, कॉलेज के सारे रूल्स भी उसी तमीज और अदब से मानते हैं जैसे आई कैप के? नहीं, नहीं, नहीं मानते। क्यों नहीं? फर्क क्यों है? सीरियस सवाल, क्यों फर्क है? इधर कौन सी? नहीं, टेंशनें तो इधर भी बहुत हो सकती हैं, क्योंकि आपका ये यकीन है, यकीन है कि आपके पास होने पे आई कैप की मर्जी चलेगी, पैक की मर्जी नहीं चलेगी। जब आपको ये यकीन है कि आई कैप इज दी अथॉरिटी, तो रूल मानेंगे। और
ये जो रमज़ान का महीना है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी ऑफर है, क्योंकि अल्लाह ताला ना गयूर ज़ात हैं, अल्लाह ताला आदिल हैं, और ये सारी क्वालिटीज़ अल्लाह की हैं। और हमारा ईमान है कि क़यामत का दिन होना है जिसमें फिर डिसीजन होना है, फैसला होना है, और उस वक्त अल्लाह की कंप्लीट अथॉरिटी होगी। अभी भी है, लेकिन अल्लाह इज लेटिंग अस डू वट एवर वी वांट। लेकिन तब अल्लाह की सुपीरियर अथॉरिटी होगी, सुप्रीम अथॉरिटी होगी। तो अल्लाह ताला उससे पहले चाहते हैं कि हमें स्कीम्स मिलें और हम निकलें, पास हों। रमज़ान उनमें से एक स्कीम है। साल में तकरीबन 330 दिन के आसपास, 340 दिन के आसपास होते हैं। ये इस्लामी कैलेंडर की बात कर रहा हूं। अगर 30 दिन भी लगाएं तो 360 हो गए, है ना, 360, 350 दिन के आसपास होते हैं। 350-52 तक दिन होते हैं। उन 350 दिनों में से एक महीना 29-30 दिन का अल्लाह ताला एक भरपूर लूट सेल वाली ऑफर का देते हैं। और उसमें स्कीम्स तो अपनी जगह, शयातीन कैद भी हो जाते हैं और कमाल काम हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारी जो है ना वो बरकत होती हैं। इस काम का इतना अजर है, इस काम का इतना अजर है, लूट सेल लगी होती है। और इन सबसे बढ़ के बात यह होती है कि अल्लाह ताला रोजे का अजर खुद है। रोजे का अजर अल्लाह खुद है। तो जब इतनी जबरदस्त ऑफर है और जो इस ऑफर को छोड़ता है तो वो इंतहाई बेवकूफ इंसान है ना। एक हदीस का मफहूम है, 3 चीजें उसके अंदर। आप सल्लम मिंबर पे कदम रख के चढ़ रहे थे और आप सल्लम फरमा रहे थे आमीन आमीन आमीन। 3 चीजें हैं। तरतीब मुझे याद नहीं, तरतीब आगे पीछे है, लेकिन 3 चीजें हैं। बाद में जब सहाबा को एक हुई तशवीश के ये अमल के बारे में, तो आप सल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन आए। 3 बातें उन्होंने फरमाई। हलाक हो जाए वो शख्स, हलाक मतलब टोटल फेलियर है, पागल तरीन जाहिल इंसान, टोटल फेल है, पक्का फेल है, जिसको वालिदैन दोनों या एक बुढ़ापे की हालत में मिले और उनकी खिदमत करके वो अपनी मगफिरत नहीं करवा सका। बेकार है, फिर वो बंदा गया। आप सल्लम सल्लम का नाम लिया गया और दुरूद नहीं पढ़ा, वो भी गया। रमजान का महीना पाया और उसमें अपनी मगफिरत नहीं करवा सका, वो भी गया। तो ये जो रमजान का महीना ना बेटे, आज हो गए 18 रोजे। और ये जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है ईद के बाद पहुंचे इस लेक्चर तक, लेकिन बहरहाल हो सकता है को पहले पहुंच जाए। ये रमजान का महीना जो है ना, ये बहुत कीमती है। और इसमें अल्लाह ताला ने हमें भूखा प्यासा रख के कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। अल्लाह ताला ने हम पे रोजे फर्ज किए हैं ताकि मुत्तकी बनो, तकवे के लिए किए हैं। तो इसलिए मैं आपको बस ये बात अभी इसलिए कर रहा हूं, वरना हफ्ता 10 दिन 12 दिन बाद ही बातें करनी थी। अभी शुरू में बच्चे डर जाते हैं कि इस रमजान में से भी मजीद कीमती 5 रातें हैं। वैसे तो आखिरी 10 ही अच्छी हैं, लेकिन उनमें से भी 5 ज्यादा हैं। जो आखिरी 5 ताक रातें होती हैं, जो परसों से शुरू हो जाएगी, 21, 23, 25, 27, 29। आप मीडिया के क्लेम पे या एक प्रैक्टिस चल रही है, उस क्लेम पे आप सिर्फ 27 को ऑनर करें, ये बेवकूफ़ी है। 5 रातें, तो सिर्फ 5 रातों की बात है। उम्र पड़ी है पढ़ाई करने के लिए, 5 रातों से कुछ नहीं होता। मैं भी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा अगले दिन आके, छुट्टियां थोड़ी हैं, पढ़ाऊंगा। लेकिन 5 रातें, और मौसम अभी फुल गर्म नहीं है, ये रातें इतनी लंबी नहीं है। फुल गर्म होता तो और छोटी हो जाती, लेकिन अभी भी ठीक है। मगरिब हो जाती है तकरीबन 6:30 के बाद। चलो आप इशा के बाद से काउंट कर लें। रोजा सहरी का वक्त खत्म हो जाता है 4:30 के आसपास। तो टोटल मिला के मुश्किल से 6-7 घंटे बचते हैं। कहीं कुछ हिस्सा तलावत का कर लें, कुछ नवाफिल पढ़ लें, दुआएं कर लें, लेकिन ये 5 रातें बड़ी कीमती हैं, इसको ज़ाया नहीं करना। क्योंकि ये गई ना तो फिर हम लूजर हैं बहुत बड़े। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।